नमस्कार साथियों, क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग संघवाद चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि जैक बोर्ड में अभी तक कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी भी हम लोग करेंगे। इन प्रश्नों के वर्णन के साथ ही आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संघवाद चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है या संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। साथियों, भारत आज़ाद होने के बाद एक संघीय व्यवस्था को अपनाया, जबकि बहुत सारे देश जैसे इंग्लैंड है वो एकात्मक व्यवस्था को अपनाया। तो एकात्मक व्यवस्था का उल्टा होता है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जहाँ पर शक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में बटा होता है। अब शक्ति को कौन बांटता है? तो इस व्यवस्था में जो है संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख होता है। अर्थात केंद्र की क्या शक्ति होगी, राज्य की क्या शक्ति होगी और लोकल गवर्नमेंट जो है जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका, उसकी क्या शक्ति होगी, यह सब जो है संविधान में उल्लेखित रहता है। और अगर कहीं भ्रम की स्थिति होती है तो उस भ्रम को दूर करने का काम सर्वोच्च न्यायालय करती है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति होती है कि अगर ये तीनों सरकारों की शक्तियों में कहीं भी कोई भ्रम हो, कहीं भी कोई दुविधा हो, डाउट हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के हेल्प से करता है। तो अब लोग फिर से इसको समझ लें कि संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच होता है। इस व्यवस्था में संविधान में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख होता है। किसी भी भ्रम की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या जो होती है वो अंतिम रूप से मान्य होती है। साथियों, आपने पहला चैप्टर में देखा था कि सत्ता की साझेदारी में कि उसमें सत्ता का एक बंटवारा जो होता है वो ऊर्ध्वाधर भी होता है, अर्थात ऊपर से नीचे होता है। तो संघीय व्यवस्था सही मायने में उसी तरह के सत्ता का बंटवारा है। यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है वो ऊर्ध्वाधर तरीके से होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर कितने तरीके से गठन होती है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा संघीय शासन व्यवस्था के प्रकारों का वर्णन करें। अब संघीय शासन व्यवस्था क्या पूरी दुनिया में एक ही प्रकार के हैं या पूरी दुनिया में कितने प्रकार के संघीय शासन व्यवस्था हैं? इस क्वेश्चन को साथियों 2015 में झारखंड बोर्ड में पूछा गया था। तो संघीय शासन व्यवस्था पूरी दुनिया में दो प्रकार के हैं। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ आकर संघ बनाना, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक साथ रहकर संघ बनाना। तो साथियों सबसे पहले हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखते हैं। अर्थात एक साथ आते हैं कुछ राज्य और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी मजबूती के लिए एक संघ का निर्माण करते हैं, एक केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं। जैसे कि अमेरिका में अभी 51 राज्यों का एक संघ है और इसमें सभी संघों को, जो उनके संघीय प्रदेश है, उनको बहुत अधिकार हैं और अलग होने का भी अधिकार है। केवल केंद्र सरकार को जो है वो रक्षा, वित्त और विदेश मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। बाकी लगभग विषय में सभी राज्य अपने अलग अलग तरह के कानून बनाते हैं। तो इस प्रकार का फेडरेशन, इस तरह का संघ कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। दूसरा फेडरेशन जो है, दूसरा संघ है, वो कैसा संघ कहलाता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें अलग अलग राज्य आकर या देश आकर के फेडरेशन नहीं बनाते हैं, बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से जो बड़े देश होते हैं वो अपने को विभाजित करते हैं छोटे छोटे राज्यों में। यहाँ पर राज्यों को केंद्र से अलग होने का या देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर ज़्यादा अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार के बीच होता है। कमिंग टुगेदर में ज़्यादा अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं होता है, वहाँ केवल रक्षा, वित्त और विदेश मामलों में ज़्यादा अधिकार होता है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन टाइप का जो फेडरेशन होता है उसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। जैसा कि हमारे भारत में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्य उससे कम शक्तिशाली है और उससे भी कम शक्तिशाली जो है वो हमारा स्थानीय सरकार है। और इसमें किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर कोई राज्य चाहे, पंजाब चाहे, कश्मीर चाहे या तमिलनाडु चाहे कि हम देश से अलग हो जाएंगे, तो ये अधिकार उसको नहीं है। तो आपने देखा कि संघीय व्यवस्था जो है दो प्रकार की है पूरी दुनिया में, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
अमेरिका जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन, संघ, साथ आकर संघ बनाने का अच्छा उदाहरण है। और भारत जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का अच्छा उदाहरण है, अर्थात एक साथ रहने वाले, रहकर संघ बनाने वाले का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में, बहुत सारे ईयर में ये पूछा गया है। ये 2009 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, साथ ही 2014, 2018 और 2020 के झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को हम लोग एक एक करके वर्णन करें। यह 5 नंबर में यह क्वेश्चन आता है, कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखना है और मैं यहाँ आपको 7 पॉइंट बताऊंगा, तो 7 पॉइंट में कोई भी 5 पॉइंट आपको एनी हाउ लिखना ही पड़ेगा। तो संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है साथियों कि 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। जहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ 2 या मोर देन 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है। जैसे कि भारत में है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। कम से कम 2 लेवल की सरकार होगी तभी हम कहेंगे उस देश में संघीय शासन व्यवस्था है। दूसरा जो है वो स्पष्ट अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे एक ही नागरिक पर केंद्र सरकार भी शासन करती है, राज्य सरकार भी शासन करती है और स्थानीय सरकार भी शासन करती है, लेकिन किस क्षेत्र में कौन कानून बनाएगी यह संविधान में स्पष्ट रहता है। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि रेल पर कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार, जबकि पुलिस पर कानून जो है वो बनाती है राज्य सरकार। तो यहाँ पर अधिकारों को लेकर के कोई मतभेद नहीं होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। संघीय शासन व्यवस्था में अधिकार क्षेत्र भी स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं। 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान में सबसे संघीय शासन व्यवस्था में सबसे सुपर पोजीशन जो होता है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो होता है वो संविधान को होता है। कोई भी बात कैसे निर्धारित होगी वह संविधान ही निर्धारित करती है। जब भी यहाँ पर सरकारें टकराती हैं या जब भी किसी को कन्फ्यूजन होता है तो संविधान का ही शरण लिया जाता है और संविधान के अनुसार ही यहाँ पर चला जाता है। तो संविधान का बहुत ज़्यादा महत्व है संघीय शासन व्यवस्था में। यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए सूची है जिसे केंद्र सूची कहते हैं, राज्य सरकारों के लिए कानून बनाने के लिए अलग सूची है जिसे राज्य सूची कहते हैं, और एक ऐसी सूची है जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, वह सूची है समवर्ती सूची। तो ये तीनों का उल्लेख जो है वो हमारे संविधान में है, इसलिए किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका। हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, साथ ही साथ संविधान तो भाई मूक है, वो तो कुछ बोलता नहीं है। तो संविधान के जो लाइन्स है, संविधान के जो वर्ड्स हैं उनकी गलत व्याख्या भी की जा सकती है, उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी किया जा सकता है। तो वैसे कंडीशन में किसकी व्याख्या मानी जाएगी साथियों? वैसे कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय की अर्थात सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या होगी, कानून की सही व्याख्या, वही मान्य होगी। तो हम लोगों ने अभी तक 4 पॉइंट देखा, 2 या 2 से अधिक लेवल का सरकार, दूसरा हम लोगों ने देखा स्पष्ट अधिकार क्षेत्र, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता और चौथा सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका। अब चलिए हम लोग 5वें पॉइंट को देखते हैं, निर्धारित राजस्व स्रोत। राजस्व का मतलब टैक्स। टैक्स का स्रोत कहाँ से आएगा? कोई भी सरकार चलती है तो उसके लिए धन की ज़रूरत होती है, कुछ आय की ज़रूरत होती है। तो सरकारों को आय कहाँ से होगा? किस क्षेत्र पे कौन सरकार टैक्स लगाएगी? कौन से मामले में रेल पर केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी या फिर राज्य सरकार या स्थानीय सरकार? जो लोकल हटिया लगता है उस पर कौन टैक्स लेगी? तो ये सारी चीज़ें जो है ना केवल अधिकार क्षेत्र बल्कि जो राजस्व का स्रोत है, इनकम का भी जो स्रोत है वो निर्धारित होता है। तो यहाँ पर निर्धारित राजस्व स्रोत होता है। चौथा साथियों नागरिकता, सिटीजनशिप। संघीय शासन में लगभग सभी संघीय शासन व्यवस्था में डुअल सिटीजनशिप होता है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब दोहरी नागरिकता होती है, एक ही व्यक्ति को 2 नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे अमेरिका में प्रत्येक नागरिक को एक अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है और वो एक जिस स्टेट में है, जैसे मान लीजिए वो मिशिगन स्टेट में है या कैलिफोर्निया स्टेट में है, तो वहाँ की नागरिकता प्राप्त है। लेकिन भारत में यहाँ थोड़ा अपवाद है। भारत में हम लोग को दोहरी नागरिकता नहीं प्राप्त है बल्कि हम लोग को एकल नागरिकता प्राप्त है। यहाँ पर कोई बिहार का नागरिक और झारखंड का नागरिक नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम लोग हर कोई केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। तो नागरिकता के मामले में यहाँ थोड़ा सा जो है अंतर है भारत में।
फिर है दोहरे उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था के क्या उद्देश्य होते हैं? इसके दोहरे उद्देश्य होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है शांति और सुरक्षा। आखिर जब अधिक बड़ा क्षेत्र एक साथ एकजुट होगा तो सभी को अलग अलग सेना नहीं रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा लोग जब होंगे, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होगा, ज़्यादा बड़ी जनसंख्या होगी, तो शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। और दूसरा जो है वो क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना होता है। अब भारत में देखिए, आप उत्तर से दक्षिण जाइए तो उत्तर भारत का अलग कल्चर है, दक्षिण भारत का अलग कल्चर है। पूरब भारत में जाइए, असम, मणिपुर वगैरह में, तो वहाँ का अलग कल्चर है। पश्चिम भारत में आप आइए, राजस्थान, पंजाब वगैरह, तो वहाँ पर अलग कल्चर है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था जो है ये सारे विविधताओं का सम्मान करता है, सारे विविधताओं को संभालता है। तो साथियों, अब तक हम लोगों ने संघीय शासन व्यवस्था की 7 विशेषताएं देख ली, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार, दूसरा स्पष्ट अधिकार क्षेत्र, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, चौथा सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका, पांचवा निर्धारित राजस्व स्रोत, और छठा दोहरी नागरिकता, और सातवां जो है वो दोहरे उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संघीय शासन और एकात्मक शासन के स्वरूपों में क्या अंतर है? मैंने बताया कि संघीय शासन व्यवस्था का उल्टा है एकात्मक शासन व्यवस्था। जैसा कि इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि भारत और अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अगर आपको कोई अंतर करने के लिए बोले तो आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी कॉपी में बीचों बीच एक लाइन खींच दें साथियों, और एक तरफ लिख दें संघीय शासन और एक तरफ लिख दें एकात्मक शासन। संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है, जबकि एकात्मक सरकार की व्यवस्था होती है कि केवल एक ही स्तर की सरकार होती है, अर्थात केंद्र सरकार होती है। फिर दूसरा विशेषता संघीय सरकार की होती है कि केंद्र और राज्य सरकारों में विषयों का बंटवारा होता है, किस विषय पर कौन कानून बनाएगा ये स्पष्ट होता है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार का बंटवारा नहीं होता है। संघीय सरकार में क्या विशेषताएं होती है कि स्थानीय सरकारों के पास सत्ता और स्वतंत्रता होती है। जो प्रांतीय सरकारें होती हैं उनको पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो संघ से जब चाहे तो अलग हो सकता है, जबकि एकात्मक सरकार में किसी को भी अलग होने का अधिकार नहीं होता है। संघीय शासन व्यवस्था में चौथा अंतर क्या है? हम लोग उदाहरण भी एक अंतर बना सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है यूएसए, भारत, श्रीलंका, जबकि एकात्मक सरकार का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है यूके अर्थात इंग्लैंड, इटली और जापान। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताइए। बेल्जियम भी संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। आपने बेल्जियम की सामुदायिक सरकार के बारे में पढ़ा ही होगा सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर में। पहले चैप्टर में श्रीलंका का उदाहरण दिया है और बेल्जियम का उदाहरण दिया है। तो बेल्जियम भी संघीय व्यवस्था को अपनाया है, भारत भी संघीय व्यवस्था को अपनाया है। तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि एक भारत और बेल्जियम में क्या विशेषता मिलता है उसकी बात बताएं, और एक ऐसी बात बताएं जो बेल्जियम और भारत में नहीं मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि बेल्जियम से भारत में क्या मिलती जुलती विशेषता है। तो साथियों, बेल्जियम ने भारत की तरह ही संघीय व्यवस्था को अपनाया है और प्रांतों की जगह केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया है। तो हमारी संघीय व्यवस्था में क्या है, केंद्र मजबूत है, और बेल्जियम में भी केंद्र मजबूत है। जबकि अमेरिका वगैरह में क्या है, अमेरिका में केंद्र मजबूत नहीं है, वहाँ पर राज्य मजबूत है। तो बेल्जियम और भारत में जो पहली समानता है वह है कि केंद्र जो है वो भारत में भी और बेल्जियम में भी शक्तिशाली है। और अंतर क्या है साथियों, बेल्जियम में भारत से एक अलग व्यवस्था। तो बेल्जियम एक ऐसी विशेषता है जो कि भारत से ही अलग नहीं है बल्कि पूरी दुनिया से अलग है, और वो व्यवस्था है वहाँ की सामुदायिक सरकार। तो साथियों, सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट की स्थापना जो बेल्जियम में की गई है, जहाँ पर डच भाषी, फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी सभी के लिए एक अपना सामुदायिक सरकार बनाया गया है, जो कि उसके समुदाय की बात पर कानून बना सकता है, समुदाय की शासन व्यवस्था को चलाता है। तो सामुदायिक सरकार की जो व्यवस्था है वो बेल्जियम संघ की एक अलग विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? साथियों, सत्ता की साझेदारी अलग चीज़ है और सत्ता का विकेंद्रीकरण अलग चीज़ है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ
पावर। तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन क्या है साथियों? तो भारत एक बड़ा देश है और बड़ा देश में संघीय व्यवस्था अपना लेना ही काफ़ी नहीं है कि यहाँ पर केंद्र सरकार बना दिया और राज्य सरकार बना दिया। यहाँ पर एक एक जो राज्य हैं, झारखंड, बिहार वगैरह, वह भी यूरोप के एक एक देश इतने बड़े हैं और इतने बड़े देश में राज्य सरकार से भी काम संभल पाना बड़ा मुश्किल है, सभी मामलों को नहीं सुलझा सकती है। इसलिए यहाँ पर न केवल केंद्र और राज्य सरकार हैं बल्कि यहाँ पर स्थानीय सरकार हैं। और स्थानीय सरकार को शक्ति कहाँ से मिलती है साथियों? तो जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो अपनी शक्तियों में कुछ कटौती करते हैं, कुछ विषय जो हैं वो स्थानीय सरकार को अर्थात ग्राम पंचायतों को, नगर निगमों को और नगर पालिकाओं को देते हैं और इसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण आपने समझ गया होगा कि भारत जैसे बड़े देश में केंद्र और राज्य स्तर की सरकार पर्याप्त नहीं है, इसलिए स्थानीय सरकारों की व्यवस्था की गई है। केंद्र तथा राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ कटौती करके स्थानीय सरकार को अधिकार देती है और इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 के संवैधानिक संशोधन के बाद स्थानीय स्वशासन में क्या परिवर्तन आए? साथियों, 1992 से पहले भी हमारे देश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव हुआ करता था, लेकिन 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया और फिर 74वां संवैधानिक संशोधन भी तुरंत ही किया गया। तो ये 1992 के संशोधन के बाद क्या परिवर्तन आए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या विशेषताएं थी उसमें। तो पहला यह परिवर्तन आया कि स्थानीय निकायों का चुनाव कराना राज्यों के लिए एक संवैधानिक दायित्व बन गया। पहले क्या होता था कि कभी चुनाव हुए कभी चुनाव नहीं हुए, लेकिन 1992 के संविधान में व्यवस्था किया गया कि अब राज्यों को जो है चुनाव कराना ही कराना है, वो चुनाव से नहीं बच सकते, ये उनका संवैधानिक दायित्व, कर्तव्य बन गया। दूसरा क्या है, स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं SC, अनुसूचित जनजाति ST और पिछड़ी जातियाँ जो बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए सीटें आरक्षित की गई। पहले क्या होता था, गाँव में पंचायत चुनाव होते भी थे तो उसमें केवल जो प्रभाव वाली जातियां हैं वो अधिक सीटें जीत जाती थी और ये पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था, वो डर के मारे खड़ा भी नहीं हो पाते थे चुनाव में। तो इसके लिए उनकी मजबूती के लिए संविधान में ये व्यवस्था किया गया कि इन जातियों के लिए भी जो पिछड़ी रह गई हैं उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। तीसरी क्या व्यवस्था की गई, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। अब लोकल चुनाव है, मुखिया बनना है, प्रधान बनना है, तो साथ ही उसमें बहुत अधिक पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, वह कोई MP और MLA का पोस्ट तो है नहीं। गांव के मामलों को समझना है तो थोड़ी कम पढ़ी लिखी औरतें भी इसे संभाल सकती हैं और जब वो कुछ दायित्व को संभालेंगी, कुछ ड्यूटी को परफॉर्म करेंगी, तभी उसमें मजबूती आएगी, उसका अपलिफ्टमेंट होगा। इसलिए 1992 के संवैधानिक संशोधन में ये बात कही गई कि स्थानीय निकायों के चुनाव में अर्थात ग्राम पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका में 1/3 सीटें कम से कम औरतों के लिए भी आरक्षित रहेगी। और चौथा जो सबसे बड़ी बात की गई है वह कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव के लिए एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। साथियों, आपका जो है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए केंद्र स्तर का एक चुनाव आयोग है, लेकिन पंचायत के चुनाव के लिए सभी राज्यों में एक राज्य चुनाव आयोग है जो कि स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से वहाँ का स्थानीय चुनाव को कराता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस की कि संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, संघीय व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, संघीय शासन की विशेषताओं को बताएं, बेल्जियम और भारत के संघीय व्यवस्था में क्या समानता है और क्या उसमें अलग है, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि 1992 के संवैधानिक संशोधन से जो है स्थानीय निकायों के चुनाव में क्या परिवर्तन आया और एक क्वेश्चन हम लोगों ने यह भी देखा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो साथियों, लगभग हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर को कर लिया है और यह भी देख लिया है कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो अपने 10th के साथियों के साथ इसे शेयर करें और कोई नए सब्जेक्ट पर, नए टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।